नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल अर्थग्राफी के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे वीडियो का एक क्रम चल रहा है और यह जो कि भारत के संवैधानिक विकास या स्पेशली भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है, ये भारतीय राज व्यवस्था का ये पहला अध्याय है। इसके अंतर्गत लगभग हमने आधे भाग को पढ़ लिया है। आधे भाग का मतलब जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अर्थात 1600 से लेकर के हम 1853 तक का राजलेख हमने पढ़ लिया है। इसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं आप मेरे चैनल पर जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम स्पेशली 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 से लेकर के भारत सरकार परिषद 1919 तक की बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 आने का जो महत्वपूर्ण कारण था वो स्पेशली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। यहाँ पे मेरे बारे में सामान्य सा परिचय है, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ये हमारे पहले के नोट्स हैं, आप इसको भी वीडियो को रोक करके नोट्स कर सकते हैं और किताबों से मिला सकते हैं। ये भी है जिसमें स्पेशली 1726 1773 की बात की गई है, ये भी देख सकते हैं। ये सारे नोट्स हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा नोट्स। चलिए, आज हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। यह जो अधिनियम है स्पेशली ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन, यहाँ पे लिखा गया है। इन्होंने 12 फरवरी 1858 ईस्वी को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया। यहाँ पे दोहरा शासन इस्तेमाल किया गया है। दोहरे शासन का मतलब है एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा ब्रिटेन की साम्राज्ञी। इसको दूर करने के लिए ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया। ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, किंतु किसी कारणोंवश लॉर्ड पामस्टन को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री आए लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी ने अपने प्रधानमंत्री काल में इस विधेयक को प्रस्तुत किया तथा इस पे जो महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर हुए वो 2 अगस्त 1858 के हुए। जब हस्ताक्षर हो गए तभी यह भारत सरकार अधिनियम 1858 कहलाया। इसका उद्देश्य जो था 1857 जैसी जो विद्रोह हुए थे 1857 में, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो या उसको रोका जाए। साथ ही साथ भारतीय सरकार अधिनियम 1858 के कुछ प्रमुख प्रावधान थे। इसमें भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, जिसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग महोदय ने लॉर्ड कैनिंग महोदय ने इलाहाबाद में की। ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे ये घोषणा हुई थी? इलाहाबाद में, और 1 नवंबर 1858 को की। तथा नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। नियंत्रक मंडल तथा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव पद का सृजन किया गया। किसका सृजन किया गया? भारत सचिव पद का सृजन किया गया, जो कि अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। अब यहाँ पे भारत परिषद के बारे में जान लेते हैं। भारत परिषद एक प्रकार के निकाय की स्थापना की गई, जिसका जो अध्यक्ष होता था वो भारत सचिव होता था। इसमें भारत सचिव थे और इसके कुल 15 सदस्य थे। 15 सदस्यों में से जो 8 सदस्य थे, इनकी नियुक्ति ब्रिटेन क्राउन के द्वारा होती थी और 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी। ध्यान देने योग्य बात यह है
कि 15 में से कम 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहे हों और उनको भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। यहाँ पे लिखा गया है, भारत सचिव एवं उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन तथा अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल कर के जब आप 1919 देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था, यह अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को था। ध्यान दीजिए, भारत सचिव कौन था? भारत सचिव ब्रिटेन की संसद का सांसद होता था तथा मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और कुल 15 सदस्यों का वह मुखिया होता था और ये 15 सदस्य 8 ब्रिटेन क्राउन से होते थे, 7 कंपनी के डायरेक्टर से। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल भारत सचिव की आज्ञा अनुसार ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। लगभग फलस्वरूप क्या कहलाया? वायसराय भी कहलाया। तो वायसराय पद का जो सृजन हुआ है स्पेशली 1858 में हुआ है, जब भारतीय संदर्भ में कार्य करता था, भारतीय प्रशासनिक क्षेत्रों के संदर्भ में कार्य करता था तो वो गवर्नर जनरल कहलाता था, लेकिन जब ब्रिटेन के संदर्भ में कार्य करता था, कोई भारत सचिव के संदर्भ में कार्य करता था, वो क्या कहलाता था? वायसराय। गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी। अब तक तो ये था कि गवर्नर जनरल मनमाने तरीके से अपने परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता था, लेकिन जो उसमें विधिक सदस्य होता था उसकी नियुक्ति कौन करने लगा? सम्राट करने लगा। आगे हम देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा इसी अधिनियम के माध्यम से बजट प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया? बजट। एक प्रकार से संवैधानिक विकास का सूत्रपात भी यही होता है। और उदारवादी निरंकुशता व सहयोग की नीति की संख्या से अभिनिहित किया गया, यानी यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें भारतीयों के प्रति उदारवादी नीति या उदारवादी दृष्टिकोण रखा गया। गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों के निर्माण तथा वहां गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, जिसका विधिवेत्ता होना अनिवार्य था। ये केंद्रीय कार्यकारिणी की जो सदस्यों की संख्या है लगातार घट बढ़ रही थी। शुरू में 4, फिर 3, फिर 4 विधिक सदस्य के रूप में, लेकिन उसको मतदान करने का अधिकार नहीं था। बाद में मतदान देने का अधिकार होता है। अब जाकर के 5 सदस्य कर दिए जाते हैं, जिसका विधिवेत्ता होना अनिवार्य था। भारतीय उच्चतम न्यायालय या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के माध्यम से जो है यह एक अधिनियम लाया गया था भारतीय उच्च न्यायालय के संदर्भ में। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पर था। भारतीय परिषद विधायी संस्था बनाई गई और भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 भी इसी अधिनियम के द्वारा आया। यहाँ पे यह उल्लेख भी किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया जाता है, जिसमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की तथा यह भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। तो ये अब तक का स्पेशली 1861 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1861 अधिनियम के माध्यम से हुई। और किसने की? तो लॉर्ड कैनिंग महोदय ने की। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश, एक प्रकार से अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी कब प्रदान की गई? 1861 के अधिनियम के माध्यम से। मद्रास एवं बम्बई की सरकारों को पुनः सशर्त कानून बनाने व संशोधन करने का अधिकार दिया गया, लेकिन
इसमें गवर्नर जनरल हस्तक्षेप कर सकता था। और इसी अधिकार के आधार पर बंगाल 1862, उत्तरी पश्चिमी प्रांत 1886 और पंजाब 1897 में यहाँ पर परिषदों की स्थापना की गई तथा विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई। दो चीज़ें आती हैं, एक विभागीय प्रणाली आता है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है गवर्नर जनरल को, जिसे वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत, देखिए इसके पहले जो था जितना भी शासन का संचालन होता था वो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के हाथ में होता था, वो केंद्र में होता था, सारी चीज़ें वहीं से प्रसारित होती थी। अब गवर्नर जनरल का जो केंद्र हो गया वो तमाम प्रकार के जितने प्रांत थे भारत के, वहाँ पर जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर स्थित थे उन पर ध्यान गवर्नर जनरल का जाने लगा और नीतियों का संचालन, शासन का संचालन पर्टिकुलर प्रांत के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाने लगा। इसके बाद एक बहुत छोटा सा संविधान वो था, एक्ट आया था, नेटिव मैरिज एक्ट। छोटा तो था लेकिन सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि केशव चंद्र सेन के प्रयास से गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक, कौन गवर्नर जनरल थे? नॉर्थब्रुक 1972 में, सॉरी ये गलती हो गई है, ये 1872 आप यहाँ पे कर लीजिएगा, 1872 में इसमें लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की जो उम्र थी क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसके पहले बाल विवाह का प्रचलन अधिक था। लड़कियों की उम्र कितनी की गई? 14 और लड़कों की उम्र 18 वर्ष। तो यह एक संवैधानिक क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी गई, यह भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य था। इसमें किसी भी जाति के लोग किसी भी जात से शादी विवाह आदि संबंध स्थापित कर सकते थे। भारत में प्रचलित बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, किस एक्ट के माध्यम से? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के माध्यम से। इसके बाद 1873 का एक छोटा सा नियम आता है। इसमें यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तदोपरांत इसी अधिनियम के अधीन 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इसके बाद एक्ट आता है 1876 का। अब 1876 में केवल एक चीज़ हुआ है, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6वें सदस्य की नियुक्ति की गई और उसे लोक निर्माण विभाग दिया गया। ये महत्वपूर्ण है, लोक निर्माण विभाग, इसे PWD कहते हैं। PWD विभाग कब आया था? 1876 के शाही उपाधि अधिनियम। तो 1876 के अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसी समय 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। यानी अब पूरी तरह से भारत किसके नियंत्रण में आ गया? ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। एक प्रकार से जैसे दिल्ली केंद्रीय सरकार पूरे भारत पर नियंत्रण करती है, ठीक उसी प्रकार से उस समय ब्रिटेन भारत को नियंत्रित करता था। एक प्रकार से भारत भी क्या था? ब्रिटेन था। इतना सब होने के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है। ये सब होने से पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और इल्बर्ट बिल विवाद की घटना घटित हो गई थी। उपरोक्त घटनाक्रम के बाद भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग काफ़ी जोर पकड़ लिया। फलस्वरूप भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का आगमन हुआ। इस अधिनियम के
माध्यम से निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना तथा इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना एक प्रमुख विशेषता थी। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं इस समय। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं था और अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है कि या कोई आप प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका उत्तर मिल रहा है, फिर आप उस उत्तर पर प्रश्न पूछ रहे हैं, यही अनुपूरक प्रश्न होता है। तो हमें उस समय अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य 1892 के दोषों को दूर करना था तथा बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को या राष्ट्रवाद का सामना करना था। यह अधिनियम सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में पारित की गई थी। यहाँ पे साल इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये आप जरूर याद किए रहिएगा भारत परिषद अधिनियम कब आता है। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। आधे गैर सरकारी सदस्य थे। एक महत्वपूर्ण घटना का क्रम घटित होता है और वह यह था कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। तो भारत सांप्रदायिकता के आधार पर बहुत सारे धर्मों का क्षेत्र है। उस समय मुस्लिमों को कुछ अधिकार दे करके ऐसा उनके साथ व्यवहार किया गया कि मुस्लिम और हिंदू दोनों अलग हैं, और वह जो अधिकार था मताधिकार का था और निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की थी। उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, उनके जो मत थे अलग तरीके से दिलवाए गए। तो यही कहा गया कि फूट डालो और राज करो की नीति किससे संबंधित है, किस अधिनियम से संबंधित है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित है। अब जब यह सब हो गया तो उपरोक्त संबंध में जो मिंटो थे, देखिए मार्ले और मिंटो, मार्ले उस समय तत्कालीन भारत सचिव हैं और मिंटो क्या हैं, वायसराय हैं। मार्ले डायरेक्ट ब्रिटेन को डील करते हैं और मिंटो किसको डील करते हैं, मार्ले को। तो मार्ले का पद बड़ा है, मिंटो का पद जो है वो छोटा है। तो मिंटो ने मार्ले को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो नाग के दांत बो रहे हैं, या किसका कथन है, ये मिंटो का कथन है। और इसके पहले आपने देखा था कि जहां बजट में हमें प्रश्न पूछने व भाग लेने का अधिकार था, किंतु मतदान करने एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, वही यहाँ पे बजट में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो सबसे पहले बजट में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा आता है, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। – 1909 से संबंधित यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया।
देखिए, भारत परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य होते थे। 8 सदस्य ब्रिटेन क्राउन के द्वारा निर्वाचित होते थे और 7 सदस्य कंपनी के द्वारा निर्वाचित किए जाते थे या नियुक्ति किए जाते थे। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्यों की संख्या थी निरंतर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से घट बढ़ रही थी। पहले 4 था, 3 होता है, फिर 4 चौथा होता है, अस्थायी रहता है, फिर चौथा अस्थायी होता है, फिर 5वां आता है। अब इन्हीं सदस्यों में सबसे पहले शामिल किया गया भारतीयों को। भारत परिषद की अगर बात करें, किसकी बात करें, तो भारत परिषद में 2 लोग नियुक्ति किए गए थे। एक केसी गुप्ता महोदय थे, दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी महोदय। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया, तो वो 1909 का अधिनियम था। कौन कौन शामिल हुए थे? केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एसपी सिन्हा, जो कि एक विधिक सदस्य थे। बाद में इनको अंग्रेजों द्वारा किसकी उपाधि दी गई? लॉर्ड की उपाधि दी गई, अर्थात हम कह सकते हैं लॉर्ड एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा शायद इनका पूरा नाम है। आगे, भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय इन्हीं सुधारों से प्राप्त हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण, संसदीय शासन व्यवस्था। प्रांतों में शासकीय बहुमत समाप्त हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी भारत परिषद अधिनियम 1909 को लेकर के, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर आया था। इसका जो सबसे प्रमुख कार्य था वो मुस्लिमों को तोड़ना था। फूट डालो और राज करो की नीति थी इनकी। और इसी संदर्भ में मिंटो ने मार्ले को खत लिख करके कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 19, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू तत्कालीन भारत सचिव और चेम्सफोर्ड तत्कालीन वायसराय या गवर्नर जनरल। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न कारणों के आधार पर तत्कालीन भारत सचिव द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 20 अगस्त 1917 को लाया गया। अब तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। कारण पहला, जो बंटवारा सांप्रदायिकता के आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष हुआ था, जो बंटवारा हुआ था, उसको दूर करने के लिए यह अधिनियम आया। अब दूसरा, 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। ये क्या हो गया? अब तो अंग्रेज सोचे भाई मुस्लिम और जो हिंदू हैं वो क्या हो गए? एक हो गए। अब तो यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 का जो मुख्य उद्देश्य था, फूट डालो और राज करो नीति से संबंधित था। तीसरा, 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया गया या घोषित किया गया कि अंग्रेज को अब भारत में शासन के लिए या अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए क्या है? अक्षम हैं, वो शासन नहीं कर सकते हैं। इस अधिनियम में सर्वप्रथम भारत को डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई थी। यानी कहा गया, हाँ, भारत को भी स्वतंत्र किया जा सकता है। किस अधिनियम में? 1919 में। अब यहाँ पे लोगों के मन में लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा। लालच क्या? मांग बहुत पहले से ही चल रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से ही यह मांग चल रही थी और अब धीरे धीरे इन भारतीयों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। हालांकि इस दौरान बहुत ही घिनौने कार्य होते हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे
जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और से शहीद भगत सिंह की फांसी की सज़ा हो गई आदि। लेकिन फिर भी यह भारत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। और उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग ये पूछा जाता है। उत्तरदायी शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1919। भारत सचिव का खर्च किसके राजस्व से दिए जाने लगा? ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाने लगा। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दी गई, अर्थात कम कर दी गई। और भारत सचिव पद के लिए सर्वप्रथम हाई कमिश्नर, पद के लिए नहीं, भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। और पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। आप जानते हैं कि 1909 के माध्यम से सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों को जो है मत देने का अधिकार तथा उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब इस एक्ट के माध्यम से इसको और बढ़ा दिया गया और यह कहा गया कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे सिख हो गए, पंजाबी सिख हो गए, और सिख के साथ साथ जो है जैन हो गए, बौद्ध धर्म के लोग हैं, इन सब को अलग से मताधिकार का प्रयोग या मत देने का अधिकार दिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, अर्थात राज्य परिषद और विधान सभा का गठन किया गया। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 145 थी और कहीं कहीं एनसीईआरटी में 144 दिया गया है। बजट स्वीकृति पर यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। बजट स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधान सभा को था। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई। द्वैत शासन जो लिया गया है, एक विद्वान है लियोनिल कार्टिस, इनकी एक पुस्तक है डायरकी, यहाँ से संबंधित है। अर्थात द्वैत शासन के जो जनक हैं वो कौन है? लियोनिल कार्टिस है। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तथा भारत सचिव को भारत का महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय बजट राज्य बजट से अलग कर दिए गए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा अलग से बजट निकाला जाता है और सभी राज्यों के द्वारा अलग से बजट निकाला जाता है। इसका सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा हुआ था भारत में उदय? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। तो यह तो हो गया 1858 से लेकर के 1919 तक का एक संक्षिप्त अधिनियम। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 अपने आप में एक बहुत बड़ा संवैधानिक सुधार है। कहा जाता है कि भारतीय संविधान में जो चीज़ें आई हैं, जो तथ्य शामिल किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं 1935 के माध्यम से ही हुए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव हों वो हमें बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।